हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप सभी को वेलकम करता हूं नर्सिंग टिप्स पे। तो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर कोई भी हो, साथियों ये वीडियो ला रहे हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे दोस्तों ज़्यादा नहीं, हम 4 क्वेश्चन का यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे, अपने वर्ड में समझने का कोशिश करेंगे, जो भी लैंग्वेज होगा ईजी में। दोस्तों हम ये चाहते हैं कि आपके अंदर क्वेश्चन प्रश्न याद हो जाए, ताकि आपको एग्जाम में सामने क्वेश्चन आए तो आप ये नहीं देखें कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, बस आप एग्जाम देने जाएँ और आपके सामने क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन को आप सीधा फोड़ डालें, बना कर आ जाए। तो साथियों यही कारण है कि दोस्तों हम सभी सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी है पहले उसको करेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और दोस्तों बीच बीच में आपको वीडियो मिलता रहेगा जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है, चाहे वो फिलअप हो, मैचिंग हो, सारा का सारा आपको मिलता रहेगा। फिलहाल दोस्तों सुबह के समय में आपको ये वीडियो मिलता रहेगा डेली। तो आप लोग जो भी सेकेंड ईयर के हैं देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है सेकेंड ईयर में, साथियों उसका आपको मैं एक टेक्निक बता देता हूं कि आपको जितना भी लैंग्वेज, जितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा 10-15 नंबर का, दोस्तों उसमें आपको क्या लिखना है, पहले तो उस क्वेश्चन के बारे में लिख देना है कि क्या कहता है। उसके बाद साथियों आपका उसमें अगर टाइप्स है तो टाइप्स को लिख दीजिए। उसके बाद क्या रीज़न है उसका, अगर कोई बीमारी है तो उसका रीज़न लिखिए। उसके बाद उसका जटिलता लिखिए कि इससे क्या होता है। उसके बाद दोस्तों उसका उपचार लिखिए, उसके लक्षण लिखिए, और अंत में दोस्तों उसका नर्सिंग प्रबंध लिखिए। इतना लिखने के बाद आपको 10-15 नंबर मिलेगा, तो समझ सकते हैं। फिलहाल चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं साथियों क्वेश्चन को। तो जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये एड्स क्या है मैं बता दूं। ये साथियों जो एड्स वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको साथियों ये जो है आप सभी को मैं बता दूं, ये दोस्तों मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे MSN पार्ट 2 है, उसका क्वेश्चन है उस सब्जेक्ट का, जो कि कहता है दोस्तों एड्स क्या है, एड्स के संक्रमण का माध्यम क्या है, मतलब एड्स फैलने का माध्यम क्या है, मीडियम क्या है, एड्स का निदान, लक्षण और रोकथाम, साथ में नियंत्रण को स्पष्ट कीजिए। मतलब एड्स का हर एक चीज़ लिखना है। एड्स क्या है, एड्स का फैलने का माध्यम क्या है, एड्स का कैसे निदान होगा, क्या लक्षण होता है, रोकथाम कैसे करेंगे और नियंत्रण इस पर कैसे करेंगे, इन सारे चीज़ों को दोस्तों लिखना है एड्स में। तो चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर में, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं एड्स के बारे में लिखा गया है। तो साथियों आप सभी से एड्स का दोस्तों क्या होगा फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा। तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। एड्स जो है दोस्तों, एड्स मानव प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने वाला एक यौन संक्रामक रोग है। दोस्तों क्या है एड्स, एक दोस्तों इम्यूनिटी को आपको जो है नुकसान पहुँचाता है, और इम्यूनिटी को नुकसान पहुँचाएगा तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। तो ही कहता है कि एड्स जो है मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को, तंत्र को कमजोर करने वाला एक यौन संक्रामक रोग है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड रोग है। कौन? एड्स, जिसमें दोस्तों HIV संक्रमण के कारण प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाता है। दोस्तों HIV के कारण जो एड्स होता है उसमें दोस्तों HIV संक्रमण के कारण प्रतिरक्षा जो प्रणाली होता है वो कम हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाता है। किसके कारण? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के कारण। तो ये लोग समझ गए कि एड्स है क्या। दोस्तों संक्रमण का इसके माध्यम, मतलब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब किस चीज़ से एड्स फैलता है। तो दोस्तों एड्स रोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV संक्रमण के कारण होता है। इसका प्रसार निम्न तरीका से हो सकता है। दोस्तों जो संक्रमण होने का इसका मुख्य जो वायरस है वो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो वायरस है, इसके संक्रमण से साथियों ये फैलता है। और इसका जो फैलने का दोस्तों जो प्रकार है वो निम्न तरीके से फैल सकता है। मतलब दोस्तों असुरक्षित यौन संबंध, मतलब दोस्तों जो असुरक्षित यौन संबंध है, सेक्सुअल जो रिलेशन है, उसमें दोस्तों अगर आप सिक्योरिटी के साथ अगर नहीं करते हैं तो उससे होता है। गर्भावस्था के दौरान माँ से शिशु को, दोस्तों एक गर्भावस्था के दौरान जो है माँ से शिशु में हो जाएगा। अगर जो माँ HIV से संक्रमित है उसको, बच्चे को भी दोस्तों ये हो सकता है। स्तनपान कराने से भी दोस्तों ये हो सकता है। उसके बाद साथियों है यहाँ पे जो संक्रमण फैलने का प्रसार है वो असुरक्षित रक्त चढ़ाना, मतलब रक्त को बिना जाँचे अगर आप चढ़ाते हैं तो हो सकता है कोई HIV जो पेशेंट होगा उसका अगर रक्त चढ़ जाएगा तो उससे भी हो जाएगा। अंग प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण का मतलब होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का अंग किसी दूसरे व्यक्ति में लगा देना। तो दोस्तों वही होता है अंग प्रत्यारोपण, जिसमें दोस्तों अगर किसी ऐसे व्यक्ति का जो इन्फेक्टेड हो HIV से और उसका अंग किसी अच्छे व्यक्ति में लगाया जाए तो हो सकता है उसमें भी HIV हो जाए। उसके बाद है संक्रमित सुई का उपयोग करके, मतलब एक ही व्यक्ति में दोस्तों होता क्या है कि जिस ब्लेड से अगर HIV संक्रमित व्यक्ति अगर नाखून काटा है या जिस इंजेक्शन से HIV संक्रमित व्यक्ति को दिया गया है, अगर उसी से अगर किसी अच्छे को दिया जाएगा तो वो भी क्या होगा, संक्रमित हो जाएगा। तो ये सब प्रकार हुआ क्या चीज़ की असुरक्षित यौन संबंध, स्तनपान कराना, गर्भावस्था के दौरान माँ से शिशु में असुरक्षित जो है रक्त चढ़ाना, अंग प्रत्यारोपण और संक्रमित सुई के द्वारा। तो ये सब चीज़ें जो कि HIV का दोस्तों फैलने का प्रसार है, मतलब माध्यम है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एड्स में उद्भावन काल निश्चित नहीं होता है। यह जो है 15 से 20 वर्षों तक भी हो सकता है। दोस्तों उद्भावन काल क्या होता है, हम लोग फर्स्ट ईयर में देखे हैं कि कोई भी संक्रमण वाला ऐसा सूक्ष्म जीव जो शरीर में प्रवेश किया, उस समय से लेकर जब तक वह अपना रूप नहीं दिखाता है तब तक के पीरियड को हम लोग उद्भावन काल कहते हैं। मतलब संक्रमण वाला कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश किया और उसको दोस्तों लक्षण दिखाई पड़ने तक को हम लोग उद्भावन काल कहते हैं। तो वही कहता है कि एड्स में कोई उद्भावन काल निश्चित नहीं होता है, लेकिन यह जो दोस्तों है 15 से 20 वर्षों तक हो सकता है।
इसका जांच क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है एड्स में। तो दोस्तों एड्स में दोस्तों क्या होता है, एलिसा टेस्ट कराया जाता है एड्स के लिए ही। HIV स्पॉट एंड कॉम्ब टेस्ट होता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए कि HIV के लिए कौन कौन टेस्ट होता है, तो एलिसा टेस्ट होता है, HIV एंड कॉम्ब टेस्ट होता है। उसके बाद है पार्टिकल एग्लूशन टेस्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, पार्टिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, रेशियो इम्यूनो रिस्पायरेशन ऐसे टेस्ट होता है। तो आप लोग को ध्यान क्या रखना है, एलिसा टेस्ट, HIV स्पॉट एंड कॉम्ब टेस्ट, पार्टिकुलर एग्लूटिनेशन टेस्ट, रेशियो इम्यूनो रिसिपिटेशन ऐसे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे RIA बोलते हैं इसको। तो ये जांच है जो कि आप पता लगा सकते हैं एड्स के बारे में, और एड्स में ये सब जांच होता है। इसका सिम्टम क्या है दोस्तों, इसका सिम्टम्स हम लोग देखते हैं एड्स का। शरीर जो है भार में कमी होने लगेगा। जिसको एड्स होगा दोस्तों उसका वजन भार में कमी होने लगेगा। 1 माह तक खांसी व बुखार हो सकता है। दोस्तों जिसके अंदर अगर एड्स हो सकता है तो आप लोग समझिए कि उसके अंदर जो है 1 माह तक बुखार या खांसी रह सकता है। शरीर पर खुजली होने लगेगा। हर्पिस जोस्टर संक्रमण होगा। हर्पिस होता है दोस्तों जो आपके क्या होता है, संक्रमण होता है एक, तो वही कहता है हर्पिस जोस्टर संक्रमण हो जाएगा। जिसपे दोस्तों चमड़ी पर लाल लाल धब्बा होता है, वही दोस्तों होता है हर्पिस होता है। उसके बाद साथियों लिम्फ नोड में सूजन हो जाएगा। दोस्तों जो आपका लिम्फ नोड है उसमें सूजन हो जाएगा। तो लक्षण क्या क्या है कि शरीर के भार में कमी होने लगेगा, 1 माह तक खांसी या बुखार होगा, शरीर में खुजली होनेगा, हर्पिस जोस्टर संक्रमण हो जाएगा, लिम्फ नोड में आपका सूजन हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब दोस्तों लक्षण है एड्स का। ये सब होता है तो समझिए कि आपका क्या है, एड्स का खतरा हो सकता है। उसके बाद दोस्तों है कि हर्पिस सिम्प्लेक्स संक्रमण। दोस्तों हर्पिस वो होता है जो सीसन होता है पुरुष का, उस पर घाव होता है, उसी को हम लोग हर्पिस बोलते हैं। तो हर्पिस संक्रमण होगा, वो भी एड्स का एक दोस्तों पहचान है, लक्षण है। ये हो गया। अब दोस्तों हम इसको देखना है रोकथाम और नियंत्रण कैसे करेंगे। हम लोग देख चुके हैं कि इसका निदान मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है, परीक्षण है, वो लोग हम लोग देख चुके हैं। अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि इसका जो प्रिवेंशन है, कंट्रोल है, कैसे करेंगे रोकथाम। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला साथियों कि अस्पताल सदैव जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवं ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन से पूर्व HIV की जांच अवश्य की जाती है। इसमें HIV संक्रमण प्रसार पर नियंत्रण किया जाता है। दोस्तों ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब होता है कि दूसरे में ब्लड जो है चढ़ाना। तो ब्लड किसी में चढ़ाने से पहले या किसी में ऑर्गेन जो है दोस्तों शरीर का कोई अंग ट्रांसप्लेट किया जाता है किसी दूसरे में, तो दोस्तों उस अवस्था में, दोनों अवस्था में पहले क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि ये ब्लड सही है या नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, HIV से संक्रमण ये व्यक्ति तो है नहीं कि अगर दूसरे व्यक्ति में दिया जाएगा तो वो भी इफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए चेक किया जाता है। दूसरा है समुदाय में HIV की स्क्रीनिंग हेतु विशेष जांच कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिससे इनका सही उपचार किया जा सके। दोस्तों कहा जाता है कि आपके जो भी समुदाय है, जहां आप लोग रहते हैं, जहां समुदाय है, उस समुदाय में HIV रोगियों के लिए दोस्तों स्क्रीनिंग मतलब जो काउंसलिंग होता है वो चलाया जाना चाहिए, ताकि लोगों को दोस्तों यहाँ पे इसके प्रति कार्यक्रम जागरूक लाया जा सके और इसका उपचार किया जा सके। ये हो गया। तीसरा है कि HIV संभावित लोगों को इस रोग के बारे में आवश्यक जानकारी एवं मुफ्त निरोध उपलब्ध कराए जाने चाहिए। दोस्तों ये जो यहाँ पे बताया गया है कि HIV के बारे में लोगों को बताना चाहिए, इसके रोगों के बारे में बताना चाहिए, और मुफ्त में जो दोस्तों कंडोम होता है जिसको हम लोग निरोध बोलते हैं वो उपलब्ध कराना चाहिए। चौथा है कि HIV संक्रमित स्त्रियों को अनावश्यक जो गर्भधारण है करने से मना करना चाहिए, एवं यदि गर्भधारण करे तो विशेष निगरानी एवं उपचार ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों वैसा जो स्त्री, क्योंकि दोस्तों ये स्त्री पुरुष किसी में हो सकता है HIV, तो कहता है कि HIV में जो भी स्त्री अगर संक्रमित है HIV से, उस स्त्री को चाहिए कि वह गर्भधारण से बचे, मतलब फालतू के जो दोस्तों सेक्सुअल रिलेशन होता है वो नहीं बनाना चाहिए, और वो दोस्तों इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए उसको। अगर वो चाह भी रही है कि गर्भधारण हो, सेक्सुअल रिलेशन हो, तो उसके लिए विशेष निगरानी में और उसके उपचार के साथ लेना चाहिए, वरना हो सकता है साथियों कि वो जब ये सेक्सुअल रिलेशन बनाए तो हो सकता है वो स्त्री से पुरुष में भी फैल सकता है। तो यही प्रॉब्लम है। पाँचवा है कि HIV रोगी को ब्लड फ्लूइड जैसे सीमेन, ब्लड डिस्चार्ज, ब्रेस्ट मिल्क को दोस्तों क्या है, सेफली डिस्पोज करना चाहिए। दोस्तों जो HIV रोगी है उससे दोस्तों जो बॉडी फ्लू है, मतलब शरीर से जो दोस्तों द्रव जो पदार्थ है निकलता है, जैसे सीमन, ब्लड डिस्चार्ज जो दोस्तों होता है, ब्रेड मतलब जो मिल्क है, जो स्तनपान होता है, उसको दोस्तों सेफली से मतलब सुरक्षित से उसको डिस्पोज करना चाहिए, रखना चाहिए, या किसी तरह उसे हटाना चाहिए सेफली से, HIV से जो भी संक्रमित व्यक्ति होगा। उसके बाद दोस्तों है पाँचवा है ऐसे लोग जिन्हें एड्स की संभावना अधिक हो वहाँ रेगुलर स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। यह लोग निम्न हो सकते हैं। दोस्तों स्क्रीनिंग के मतलब है कि उसे बार बार देख रेख होना चाहिए जो भी एड्स से संभावित मरीज है। तो दोस्तों ये लोग किस प्रकार से हो सकते हैं जिनमें संभावना हो, तो दोस्तों ये होगा असामाजिक तत्व होगा। दोस्तों जैसे कोई ऐसे असामाजिक तत्व है जो चाहता है कि हम अपने साथ दूसरों को भी संक्रमित करें, तो वो तो चाहेगा ही कि हमें हो गया है तो दूसरे को भी हो, तो इसलिए बार बार उसका देख रेख होना चाहिए, रेगुलर स्क्रीनिंग होना चाहिए। किसे? असामाजिक तत्वों को। नशे के आदी लोग, दोस्तों जो नशे के आदी लोग होंगे वो भी दोस्तों इसको ख्याल नहीं रखेगा कि हो गया हमें क्या फ़र्क है, तो दूसरे में भी होगा, तो वो भी नशे के जो आदी लोग होगा उसको भी देख रेख होना चाहिए। वेश्यावृत्ति जो होता है दोस्तों, वेश्यावृत्ति में भी दोस्तों ये चीज़ को ख्याल नहीं रखा जाता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, तो वही चीज़ें देखा जाता है कि वेश्यावृत्ति का ख्याल में भी रखना चाहिए। HIV इंडेमिक क्षेत्र, दोस्तों HIV से जहाँ प्रसार होता है वैसे क्षेत्र में इसका हमेशा क्या है,
हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों है ड्राइवर। दोस्तों अगर कोई ड्राइवर है एक से दूसरे जगह जा रहा है तो दोस्तों उसे भी इसका ध्यान रखना चाहिए। लंबी यात्रा करने वाले लोग, दोस्तों जो लंबी यात्रा करते हैं लोग, उन्हें भी दोस्तों ध्यान रखना चाहिए अगर जो लोग HIV से ग्रसित है। उसके बाद है एक से अधिक यौन संबंध बनाने वाले लोग। दोस्तों एक से अधिक लोगों से संबंध बनाने वाले लोग जो होते हैं उस पर भी हमेशा निगरानी रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक एड्स वाले व्यक्ति को जो इसमें संभावना है उसे रेगुलर इस प्रकार से देख रेख किया जा सकता है ऐसे लोगों को। सातवां है रोकथाम में दोस्तों कि एड्स की रोकथाम के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इन्हें प्रभावी बनाना चाहिए। दोस्तों रोकथाम में चाहिए कि जो भी एड्स का प्रोग्राम चल रहा है उसे दोस्तों और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए है एड्स हेल्पलाइन है, उसके बाद है एड्स परामर्श केंद्र है और एड्स स्क्रीनिंग सेंटर है। दोस्तों ये 3 चीज़ें जो कि एड्स के रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है, तो इस तीनों को चाहिए कि इसे और प्रभावी और इसे और अच्छा बनाया जाए। कौन कौन? एड्स हेल्पलाइन, उसके बाद एड्स परामर्श केंद्र और एड्स स्क्रीनिंग सेंटर। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं 8वां है लोगों को संयमित जीवन एवं सुरक्षित यौन संबंध के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों लोगों में एक बैलेंस से लाइफ और साथ ही दोस्तों एक प्राइवेसी, एक सुरक्षित यौन मतलब एक सुरक्षित जो है सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जानकारी देना चाहिए। HIV रोगी के उपचार में प्रयुक्त उपकरण पुनः उपयोग में नहीं लेने चाहिए। दोस्तों HIV के जो रोगी है अगर उसके उपचार हो रहा है तो वहाँ पर जो भी दोस्तों उसके टेस्ट में जो भी उपकरण लगा है, इक्विपमेंट लगा है, उसे फिर से दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। अस्पताल में क्रॉस इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए बैरियर नर्सिंग का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों क्रॉस इन्फेक्शन के मतलब होता है कि एक से दूसरे में फैल जाना, तो ही दोस्तों होता है अस्पताल में एक से जो दूसरे में फैलता है उस प्रकार से रोगों के लिए दोस्तों क्या है बैरियर नर्सिंग का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया एड्स क्या है, एड्स का दोस्तों लक्षण क्या है, एड्स से कैसे रोकथाम हो सकता है, इसमें दोस्तों क्या इन्वेस्टिगेशन मतलब परीक्षण होता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लिए। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं एक क्वेश्चन है हमारा, ये जो है दोस्तों ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना था और यहाँ भी पढ़ना है। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार 10-15 नंबर में। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कहता है मानसिक और रक्षात्मक प्रणाली अथवा मनोरचनाएं से आप क्या समझते हैं, मनोरचनाएं का वर्गीकरण करें। या दोस्तों आपसे पूछेगा कि मेंटल मैकेनिज्म है क्या, प्रकार लिखिए या वर्णन करें। तो समझ गए, आपसे दोनों तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफेंस मैकेनिज्म या मेंटल मैकेनिज्म है क्या, इसको क्लासिफिकेशन करें मैकेनिज्म को, या आपसे मेंटल मैकेनिज्म क्या है और इसके प्रकार या वर्गीकरण आपसे पूछ सकता है। तो साथियों चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्री नर्सिंग का है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए कि ये मेंटल हेल्थ साइकेट्री का है जो कि दूसरा सब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चारों सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये दूसरा सब्जेक्ट आ चुका है हमारे सामने। तो चलिए देखते हैं। साथियों ऐसे फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना था और पढ़ना है, और दोनों ईयर में दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं जब पढ़ना है। तो साथियों जो मानसिक और रक्षात्मक प्रणाली होता है मतलब मेंटल एंड डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, चलिए देखते हैं। मनोरचनाएं अथवा सुरक्षा कार्य जो है दोस्तों यहाँ पे मैं देखना है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। साथियों यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि जो मनोरचनाएं अथवा जो सुरक्षा कार्य विधियाँ हैं वे तकनीक अथवा विधियाँ हैं जिनका प्रयोग व्यक्ति तनाव और चिंता कम करने अथवा द्वंद्व को सुलझाने के लिए करता है। मतलब दोस्तों जो मेंटल मैकेनिज्म है इसका उपयोग सीधा तौर पे मैं बता दूं कि मनोरचनाएं जिसको हम लोग मेंटल मैकेनिज्म बोलते हैं, मनोरचनाएं अथवा सुरक्षा कार्य विधि, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुरक्षा कार्य विधि। मतलब जो आपके कार्य करने में दोस्तों जो आपके चीज़ों में सुरक्षा प्रदान करता है, जो आपके दोस्तों तनाव में, चिंता, डिप्रेशन में, चिंता में, अंतर्द्वंद मतलब आपके कॉन्फ्लिक्ट जो अंदर आपके गुत्थी सुलझ नहीं रहा है, वैसे स्थिति में मनोरचनाएं आपको दोस्तों क्या करेगा, उत्साहित करेगा और इस सब से बाहर निकलने में मदद करता है। ये व्यक्तित्व को प्रारंभिक सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि सभी लोग गंभीर भावनात्मक तनाव के समय विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर परिस्थितियों में इनका निरंतर प्रयोग समस्याओं का संकेतक है। दोस्तों क्या होता है कि मानसिक रक्षा प्रणाली जो है मेंटल डिफेंस जो मैकेनिज्म है, ये कहा जाता है कि ये मनोरचनाएं अथवा जो सुरक्षा कार्यविधि है ये दोस्तों व्यक्ति के क्या होता है, जिसका प्रयोग व्यक्ति के क्या होता है, व्यक्ति है अपना तनाव, अपना दोस्तों डिप्रेशन, अपना एंजाइटी, अपने अंदर जो अंतर्द्वंद है उसको सुलझाने के लिए इसका जो है डिफेंस मैकेनिज्म का उपयोग करता है। दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार से हम इसको इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं, एक युक्ति भी बोल सकते हैं, जो आदमी खुद से अपने दिमाग में दोस्तों क्या करता है, एडजस्ट करता है, तो अपने भावनाओं को दोस्तों क्या है उसके प्रति ढालता है। यही क्या है, युक्ति का काम करता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई यंत्र लगाया जाता है, ऐसा नहीं है। तो ही कहता है कि ये व्यक्तित्व को प्रारंभिक सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब जो मनोरचना है दोस्तों डिफेंस मैकेनिज्म है, ये व्यक्ति को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। किससे, वो किसी समस्या से जूझ रहा हो, अपने अंदर अंतर्द्वंद लेके झेल रहा हो, चिंता में हो, समस्या तनाव में हो, तो इन सभी चीज़ों से दोस्तों ये क्या करता है, लड़ने का और समस्याओं से दोस्तों सुलझाने का कार्य करता है मेंटल यहाँ पे मैकेनिज्म। तो ये हम लोग देख लिए। अब इसका हम लोग को वर्गीकरण देखना है। वर्गीकरण होता क्या है, तो साथियों संरचनाओं का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल मैकेनिज्म। मेंटल मैकेनिज्म का वर्गीकरण हम लोग को भी देखना है।
ये सारे चीज़ लिखना पड़ेगा, 10 से 15 नंबर में पूछेगा। तो दोस्तों मनोरचनाएं को उनके परिणामों के आधार पर दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है? एक है दोस्तों सकारात्मक मनोरचनाएं मतलब पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, दूसरा है नकारात्मक मनोरचनाएं मतलब निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। दोस्तों ये 2 वर्गीकरण किया गया है इसके परिणाम के आधार पर, जैसा परिणाम मिलता है वैसा। अब हम लोग दोस्तों इसके बारे में देख लेंगे, ये 2 है, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला है दोस्तों सकारात्मक मनोरचनाएं मतलब पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें जो है निम्नलिखित मनोरचना है, कौन कौन है? पहला है साथियों यहाँ पे देखिए कॉम्पेंसेशन, क्षतिपूर्ति। दोस्तों कॉम्पेंसेशन जो होता है किसी दूसरे क्षेत्र में वास्तविक अथवा काल्पनिक कमियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना। दोस्तों जो क्षतिपूर्ति है जो कि सकारात्मक मनोरचनाएं में होता है, ये कहता है कि किसी दूसरे क्षेत्र में किसी अदर फील्ड में वास्तविक रियल या इमेजिन जो भी कमियाँ हैं, जो दोस्तों त्रुटियाँ हैं, उससे पूरा करने के लिए मतलब जो क्षतिपूर्ति हुआ है उससे दोस्तों पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? इसका प्रयास किया जाता है, मतलब क्षतिपूर्ति का उपयोग किया जाता है। दूसरा है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों व्यक्ति एक लक्ष्य के जो स्थान पर दूसरा लक्ष्य लगता है अथवा भावनाओं को किसी अन्य व्यक्ति को विस्थापित की अपेक्षा क्रिया के अधिक स्वीकार्य रूप को अपनाता है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि व्यक्ति जो है प्रतिस्थापन करता है, मतलब एक लक्ष्य अगर तय किया है तो वो काम अगर उसको अंदर नहीं हो रहा है तो अपने दिमाग को चेंज कर लेता है, और अगर उससे उसको दोस्तों काम नहीं मिल रहा, तनाव में है, तो प्रतिस्थापन कर लेता है, मतलब उस लक्ष्य के जगह पे दूसरा चीज़ को ला देता है। जैसे एक काम नहीं हो रहा है, आपने बहुत प्रयास किया, उसके चक्कर में बहुत परेशान हो गया, बहुत दिन तनाव में भी रह गया तो नहीं होगा, तो उसके जगह पर कोई दूसरा लक्ष्य दोस्तों आदमी सोच लेता है और दूसरा काम करने लगता है जो दोस्तों आगे काम दे, तो वही दोस्तों होता है प्रतिस्थापन। तीसरा है उनियन मतलब सब्लिमेशन। दोस्तों अस्वीकार प्रवृत्तियों विशेषकर यौन संबंधी और आक्रामक प्रवृत्तियों को व्यक्ति और सामाजिक रूप से स्वीकार प्रशासन की ओर मोड़ना जैसे रचनात्मक गतिविधियाँ। दोस्तों उनियन होता है कि किसी के अंदर एक नया चीज़ें लाना, मतलब जो भी दोस्तों अस्वीकार चीज़ें हैं, जो भी मतलब हमारे समाज में एक जो यौन संबंध है दोस्तों, ये विशेष रूप से पर्सनल होता है, इसमें दोस्तों पब्लिकली नहीं होता है, ये समाज इसको पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये चीज़ें या दोस्तों कोई आक्रामक ऐसे भावना प्रवृत्तियाँ है जो व्यक्तित्व को क्या है समाज में तितर बितर करता है, इन सब में दोस्तों नया उमंग लाना, नया चीज़ें लाना क्या कहलाता है? उनियन कहलाता है, जैसे रचनात्मक गतिविधियाँ। तो ये उनियन है, उनियन का मतलब ही होता है कि नया चीज़ें लाना, तो वही चीज़ें है। उसके बाद दोस्तों सकारात्मक में है, यहाँ पे देखिए चौथा है युक्तिकरण, मतलब दोस्तों यहाँ पे है रेशनलाइजेशन, दृष्टिकोणों, विश्वासों और व्यवहारों की उचितता के लिए व्यक्ति द्वारा पेश किया जाता है दोस्तों इसको, किसको? युक्तिकरण को। किया गया तर्कसंगत और युक्तिपूर्ण स्पष्टीकरण जो अन्य स्थितियों में जो है अस्वीकार होता है। दोस्तों जो युक्तिकरण है ये क्या करता है? अन्य परिस्थितियों में अस्वीकार होता है, मतलब अपने आप में दोस्तों क्या होता है, ये चीज़ें को ढालता है, इक्विपमेंट की तरह काम करता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दृष्टिकोणों, विश्वास, व्यवहारों की उचितता के लिए किसी व्यक्ति द्वारा पेश किया गया तर्कसंगत युक्तिपूर्ण स्पष्टीकरण जो अन्य स्थितियों को अस्वीकार करता हो। मतलब दोस्तों इसमें होता क्या है कि व्यक्ति अपने विश्वास, अपने गुण से के माध्यम से किसी के सामने में दोस्तों वो तर्क को या दोस्तों जो लॉजिकल चीज़ है उसको पेश करता हो, ताकि वो इस चीज़ को दिखा सके, अपने अंदर से अपने खुद से स्पष्टीकरण दे सके, वही होता है युक्तिकरण, जिसको दोस्तों किसी भी स्थिति में अस्वीकार होता है उसी स्थिति में भी इसको पेश किया जा सकता है। पाँचवा है साथियों यहाँ पे देखिए दमन मतलब रेप्रिएशन। देखिए दोस्तों द्वंद्व पैदा करने वाले दुखदायक विचारों, प्रवृत्तियों, भावनाओं, क्रियाओं को अब चेतना के रूप में अनैच्छिक तौर पे भूल जाना। दोस्तों दमन होता क्या है? तो दमन दोस्तों क्या है? एक सकारात्मक जो हमारा मनोरचना है उसका ही एक प्रकार है। और ये पाँचवा है दमन। दमन में होता क्या है कि जो भी द्वंद्व पैदा करने वाले हैं, जैसे आपके मन में द्वंद्व होता क्या है कि एक ही समय में दोस्तों 2 तरह के भावना आना कि आपसे ये होगा भी, ये नहीं भी होगा, मतलब निगेटिव पॉजिटिव 2 तरह के बाद उत्पन्न होता है, वही द्वंद्व होता है। तो कहता है दमन में यही जो द्वंद्व पैदा करने वाले चीज़ है, जो भी दुखदायक विचार, प्रवृत्ति, भावना है, क्रिया है, उसके दोस्तों अनैच्छिक तौर पे भूल जाना, उसको मतलब अपने आप में दमन कर जाना। अपने आप में नहीं कहता है कि दमन कर गया, मतलब अपने अंदर ही उस चीज़ को घुट कर रह गया, दमन कर लिया। तो वही चीज़ें है जो भी आपके मन में दमन कॉन्फ्लिक्ट है जो कि आपको परेशान कर सकता है, द्वंद्व वाली बातें, उन सभी चीज़ को भूल जाना। साथियों यहाँ पे छठा है खंडन मतलब डेनियल। चेतन मन से भावनात्मक द्वंद्व मिट जाता है और व्यक्ति इसे अस्तित्व को इनकार कर देता है, और जो दोस्तों अस्तित्व है इसको इनकार कर देता है। मतलब चेतन जो कॉन्शियस मन है दोस्तों, उसमें जो भी दोस्तों द्वंद्व है वो मिट जाता है। खंडन में होता है कि किसी भी बात को क्या है खंडन कर देना, इसको स्पष्ट रूप से इनकार कर देना। तो वही दोस्तों जो इस इनकार कौन करता है, कौन व्यक्ति इनकार कर देता है, खंडन कौन कर देता है? जिसको दोस्तों ज़्यादा क्या है बातें को बढ़ाना नहीं आता होगा, जो एकदम फ्रेंकली आदमी होगा, यहाँ ये काम हमसे होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो वो सार्फ आपको क्लियर बता देगा, खंडन कर देगा कि नहीं ये बात गलत है, ये हमसे नहीं होगा। तो वही चीज़ें होता है दोस्तों, किसी भी भावनात्मक जो चेतना है उसमें द्वंद्व मिट जाना। जो आपके अंदर दोस्तों 2 तरह का बात है, वो 2 तरह के बात नहीं रह के आपके अंदर एक बात है, और आप एक बात पे अड़े हैं और एक बात के लेकर चल रहे हैं, और जो दोस्तों आपसे नहीं होगा उस पर इनकार कर देते हैं, तो वही होता है खंडन।
उसके बाद है 7वां है सुधारीकरण। दोस्तों अनडूइंग, सुधारीकरण का मतलब होता है अनडूइंग, मतलब दोस्तों व्यक्ति अपने गलत व्यवहारों को सुधारता है या फिर माफ़ी मांगकर उस कार्य को उत्पन्न उद्वेग से बच जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो सुधारीकरण है ये दोस्तों सकारात्मक पहलू का, सकारात्मक मनोरचना का ही एक 7वां पॉइंट है। सुधारीकरण में होता क्या है कि व्यक्ति का जो गलत व्यवहार है उसको यहाँ पे सुधारा जाता है, वो सुधारता है, और अगर कोई गलती हो गया है तो उसे वो माफ़ी मांगता है। और दोस्तों जब कोई माफ़ी मांग लेता है तो क्या होता है, वो बड़े चीज़ों से, बड़े घटित होने वाले घटनाओं से बच सकता है। तो वही कहता है कि माफ़ी मांगकर उस कार्य के उत्पन्न द्वेग, मतलब जो रोष होगा, जो दोस्तों गुस्सा होगा, उससे बच जाता है माफ़ी मांग के। इसीलिए लोग कहता है कि माफ़ी मांग लेना ही सबसे बड़ी भलाई होता है। नेक्स्ट साथियों यहाँ पे देखिए आप लोग 8वां है, कहता है तादात्म्य, मतलब आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान करना। दोस्तों दूसरों की निश्चित विशेषताओं को स्वयं से जोड़ना अचेत्य अवस्था में होता है। दोस्तों जो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, तादात्म्य है, यहाँ पे कहा जाता है कि जो दोस्तों दूसरा का निश्चित विशेषताओं को स्वयं से जोड़ना अचेय अवस्था, मतलब दूसरे के अच्छाई को खुद से जोड़ लेना क्या कहलाता है दोस्तों, अनकॉन्शियस अवस्था कहलाता है। मतलब बिल्कुल सही है, आप किसी की अच्छाई को खुद से जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर कोई सोचने का क्षमता नहीं है। तो ही चीज़ें हैं, तथा यह जो है दोस्तों सुपर ईगो के विकास में महत्वपूर्ण कार्यविधि है। दोस्तों जो तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन है ये सुपर ईगो को बढ़ावा देता है। तो ही कहता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के जो निश्चित जो विशेषता है उसको जोड़ना ही क्या है, अचेता अवस्था कहलाता है। तथा ये सुपर ईगो के क्या करता है, महत्वपूर्ण कार्यविधि है। कौन, तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन, जो कि दोस्तों क्या है, ये सकारात्मक पहलू है, सकारात्मक मनोरचनाएँ हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे चलिए आप लोग को मैं बता दूँ, यहाँ पे दोस्तों 9वां है, यहाँ पे देखिए 9वां है स्थानांतरण, मतलब ट्रांसफरेंस। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रति पूर्व सकारात्मक अथवा नकारात्मक भावनाओं वर्तमान में किसी और व्यक्ति पर लागू हो जाती है। दोस्तों जो ट्रांसफरेंस है, आप लोग यहाँ पे सीधा जान लीजिए कि ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण। तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में या कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में जो पूर्व से सकारात्मक रहा हो और दोस्तों नकारात्मक भावना उस व्यक्ति के दोस्तों सोच रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति पर नहीं सोचे, किसी दूसरे व्यक्ति पर उसे सोच रहे हैं, तो यही होता है स्थानांतरण मतलब ट्रांसफरेंस। तो दोस्तों ये 9 था जो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव मैकेनिज्म में, मेंटल मैकेनिज्म में देखे हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट भी दोस्तों लिखते चलिएगा, उसमें एक एक 2 पॉइंट जो आप समझ गए होंगे उतना लिख दीजिएगा, ये बहुत है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं बी नंबर में है नकारात्मक मनोरचनाएं, मतलब दोस्तों निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। दोस्तों जो नकारात्मक मनोरचनाएं निम्नलिखित है, पहला है दोस्तों समन, मतलब सप्रेशन। समन होता क्या है कि द्वंद्व पैदा करने वाले और जो कष्टकारक विचारों, प्रवृत्तियों, भावनाओं, परिस्थितियों को अब चेतन रूप में अनैच्छिक तौर पर भूल जाना। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है समन। समन का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपके अंदर द्वंद्व पैदा करता है, जैसे कष्ट हो गया, विचार हो गया, चिंता हो गया, कोई ऐसी समस्या है जो आपको उलझा रहा है, आपको 2 तरह की भावना उत्पन्न कर रहा है मन में, लेकिन उस चीज़ों को आप भूल जाते हैं, आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं उस स्थिति में भी, तो वही कहता है कि समन। यही होता है समन। विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। दोस्तों वहाँ पर क्या था, वहाँ पर भी विस्थापन था, सब्स्टिट्यूशन था, प्रतिस्थापन। यहाँ पे है विस्थापन। भावनात्मक रूप से सजग स्थिति अथवा वस्तु से संबंधित भावनाएं उससे संबंधित सुरक्षित प्रतिस्थापित स्थिति अथवा वस्तु से जुड़ जाती है। दोस्तों ये जो निगेटिव चीज़ें होता है, कहता है कि भावनात्मक रूप से किसी व्यक्ति के साथ में आप जुड़ जाते हैं, यही विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब दोस्तों इसमें कहता है कि आप भावनात्मक रूप से किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ जाएंगे तो यही क्या होता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये दोस्तों होता है क्या चीज़, निगेटिव मैकेनिज्म। तो ये चीज़ देख लिए, जो कि दूसरा था। तीसरा है प्रत्याहार, मतलब विड्रॉल। दोस्तों स्वयं को अंत व्यक्तिगत संबंधों से अलग करना ताकि भावनात्मक तथा उत्तरदायित्व से बचा जा सके। दोस्तों प्रत्याहार एक निगेटिव मैकेनिज्म है जिसमें ये होता है कि स्वयं से किसी व्यक्ति के जो रिलेशन है उस व्यक्ति के रिलेशन को तोड़ देना, उससे अलग हो जाना, या दोस्तों जिससे होता क्या है कि आप उत्तरदायित्व से या उसके भावनाओं से क्या है आप बच सके। जैसे आप दोस्तों अगर किसी का मतलब आपके बेटे हैं तो बेटे से नाता तोड़ देना, बेटे से रिलेशन तोड़ देना, होगा क्या कि आपके जो भी बेटे को आप उत्तरदायित्व है आपके ऊपर, उससे आप दोस्तों क्या हो सके, बच सके। तो यही चीज़ें प्रत्याहार, विड्रॉल है, जो कि तीसरा है, निगेटिव मनोरचनाएं है। चौथा है साथियों यहाँ पे प्रक्षेपण, मतलब प्रोजेक्शन। प्रक्षेपण होता क्या है, तो असहनीय आंतरिक भावनाओं और दुखदायी प्रभावों के कारण व्यक्ति अपनी भावनाओं और इच्छाओं को दूसरे व्यक्ति की ओर धकेल देता है। दोस्तों जो प्रक्षेपण होता है, प्रोजेक्शन होता है, मानिए हमें कोई ऐसा कष्ट आ गया, हमें कोई दुख आ गया जो दोस्तों हम किसी काम को या किसी चीज़ों को हम नहीं कर सकते हैं, तो वो काम को या उस भावना को दोस्तों हम किसी दूसरे व्यक्ति पे थोप देंगे, हम किसी दूसरे व्यक्ति को कह देंगे कि इस चीज़ को तुम कर लो, हमसे नहीं होगा। तो दोस्तों यही चीज़ होता है कि दूसरे व्यक्ति पे धकेल देना भावनात्मक रूप से या आपके इच्छा के जो भी चीज़ें हैं जो दोस्तों आप नहीं कर पाएंगे दुखदाई या किसी भी भावना के कारण, वही होता है प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेपण, जो कि निगेटिव है। पांचवा है दोस्तों प्रतिगमन, मतलब दोस्तों रेग्रीरेशन। पांचवा है रेग्रीरेशन, मतलब दोस्तों यहाँ पे देखिए तनाव के कारण उत्पन्न समस्याओं के कारण अपरिपक्व व्यवहार और जिम्मेदारी के पूर्व विकासशील स्तर पर वापस लौट आना। दोस्तों
जो प्रतिगमन है, रेग्रेशन है, कहता है कि जो आपका टेंशन है, जो तनाव है साथियों, जो स्ट्रेस है, कहता है स्ट्रेस के उत्पन्न होने से जो समस्या का कारण होगा दोस्तों, यह क्या है, एक अपरिपक्व दोस्तों, मतलब दोस्तों अपरिपक्व क्या है, इसको हम लोग कहते हैं प्री मेच्योर, मतलब अपरिपक्व जो आपका प्री मेच्योर जो बिहेव है वो जिम्मेदार होगा इसका पूर्व, और इसके दोस्तों क्या है, विकासशील पूर्व पर लौट आना, मतलब पहले के जो काम है उस पर पूर्व से लौट आना, और दोस्तों आपके जो तनाव के कारण जो आपके अंदर जो प्री मेच्योर बिहेवियर है वो इसका प्रतिगमन का जिम्मेदार होता है। छठा है साथियों स्थिरीकरण, मतलब फिक्सन। जी हाँ दोस्तों, फिक्सन जो होता है स्थिरीकरण, इसे व्यक्ति का व्यक्तित्व एक बिंदु पर आकार स्थित हो जाता है और वह वयस्क होने के बाद भी अपरिपक्व व्यवहार प्रदर्शित करता है। मतलब दोस्तों आप लोग देखते होइएगा फिक्सन मतलब स्थिरीकरण, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कि 18 साल में जो दोस्तों अपने व्यक्तित्व को एक ही बिंदु पर एक ही जगह पे क्या है फिक्स करके रख लिया है, और दोस्तों वह अपने जो 5 साल में जो पहले 5 साल था वो अभी भी दोस्तों उसी व्यवहार में जी रहा होगा, तो ही होता है स्थिरीकरण। मतलब वो अपने आप को उसी कंडीशन में रखा है, वो बदला नहीं है, तो ही होता है स्थिरीकरण फिक्सन, जो कि ये क्या है निगेटिव है। सातवां है दोस्तों प्रतिक्रिया निर्माण, मतलब रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन होता क्या है कि व्यक्ति जो है अवचेतन रूप से अस्वीकार भावनाओं को पीछे धकेल देता है और बिल्कुल विपत्ति ढंग से व्यवहार करता है। दोस्तों जो प्रतिक्रिया निर्माण होता है, रिएक्शन फॉर्मेशन होता है दोस्तों, इसमें कहता है कि व्यक्ति अवचेतन रूप से अस्वीकार भावनाओं को पीछे धकेल देता है। मतलब जो दोस्तों आपके अनकॉन्शियस रूप से जो अस्वीकार भावना है उसको ये पीछे धकेल देता है, मतलब इसे बैक साइड कर देता है, और जो बिल्कुल विपरीत है दोस्तों, विपरीत व्यवहार है जो नहीं करना चाहिए वही चीज़ जो व्यवहार वो करता है, तो यही होता है प्रतिक्रिया निर्माण मतलब रिएक्शन फॉर्मेशन, जो कि 7वां था निगेटिव मैकेनिज्म का। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे 8वां देखते हैं कि मनोविच्छेद मतलब डिसोसिएशन होता क्या है। जो डिसोसिएशन है, व्यक्ति अनैच्छिक रूप से दुखद अनुभवों को आंशिक रूप से भूल जाता है या अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह हो जाता है। इसे आंशिक या स्मृति लोप भी कहते हैं। दोस्तों जो मनोविच्छेद होता है इसमें कहता है कि व्यक्ति अपने जो भी अनैच्छिक रूप से जो दुख अनुभवों को आंशिक रूप से यहाँ पे भूल जाता है, मतलब कष्ट जो उसके अंदर है उसको ये आंशिक रूप से थोड़ा देर के लिए भूल जाता है और अपनी जो जिम्मेदारी है उसके प्रति लापरवाह हो जाता है। मतलब दोस्तों आप लोग देखते होइएगा कि आपके अगर माता पिता है तो आपका जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर होता है, तो वो क्या है कभी कभी दोस्तों देखते होइएगा कि वो दुखद भी रहते हैं आपके लाइफ के प्रति, आपका लाइफ कैसे होगा। लेकिन ऐसे कुछ ऐसे माता पिता अगर हो जाएंगे कि आपके प्रति जिम्मेदार नहीं रहेंगे, आपको भूल जाएंगे थोड़ा देर के लिए और वो जिम्मेदारी से क्या होंगे लापरवाह हो जाएंगे, आपके बारे में नहीं सोचेंगे, तो यही क्या होता है कि ये इसमें आंशिक स्मृति लोप मतलब इसमें जो मेमोरी है उसका लॉस होता है। तो दोस्तों ये था मनोविच्छेद जो कि 8वां पॉइंट था। 9वां है रूपांतरण, मतलब दोस्तों कन्वर्जन। रूपांतरण कन्वर्जन होता है मानसिक द्वंद्व या अवचेतन जो दोस्तों प्रकटता है शरीर लक्षणों द्वारा खुले और बगैर चिंता के किया जाता है। दोस्तों जो अर्थांतरण है कन्वर्जन है, कहता है कि मानसिक द्वंद्व जो आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है दोस्तों या अनकॉन्शियस है उसके शारीरिक का जो भी लक्षण है उसके बगैर किसी चिंता के दोस्तों इसको किया जाता है, वही होता है रूपांतरण। मतलब दोस्तों आप सीधा जानिए कि रूपांतरण में अगर कोई व्यक्ति परेशान दिख रहा है, कोई व्यक्ति अंदर से परेशान होगा लेकिन आप बाहर से उसे परेशान नहीं दिखेंगे, वो सही व्यवहार करेगा, तो ये होता है रूपांतरण। मतलब वो अपने मन को रूपांतरित कर लिया है, अंदर से वो परेशान है लेकिन बाहर से वो रूपांतरण कर लिया है, मतलब वो खुश है जो कि आपको दिखता नहीं है। 10वां है कल्पना तरंग, मतलब फैंटेसी। दोस्तों जो फैंटेसी है कल्पना के द्वारा व्यक्ति अपनी अपूर्ण इच्छाओं और कर्मियों को संतुष्ट करता है। दोस्तों जो कल्पना तरंग है कहता है कि व्यक्ति अपनी इमेजिन के थ्रू अपनी इच्छाओं और कमियों को संतुष्ट करता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो आर्थिक संकट में है वह भविष्य की सुखद कल्पना करता है और दोस्तों ये कल्पना करते हुए वो क्या करता है अपनी इच्छाओं और संतुष्टि को प्राप्त करता है। जैसे कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संकट में है लेकिन वो ये कल्पना करता है कि आने वाला समय में मेरा भविष्य उज्जवल होगा, सुखद होगा, तो ये कल्पना ही है लेकिन वो कल्पना कुछ करके अपने आप को संतुष्ट करता है, तो ये होता है कल्पना तरंग, जो कि एक निगेटिव मैकेनिज्म होता है। तो दोस्तों आमतौर पर मैं बता दूँ आप लोग ये जो भी पॉइंट हम लोग देखे हैं पॉजिटिव मैकेनिज्म में या निगेटिव मैकेनिज्म में, आपको इंपॉर्टेंट है कि सबका दोस्तों पॉइंट याद रखें। जितना भी निगेटिव में है और जितना भी पॉजिटिव में था आपको उसका पॉइंट याद रखें, और जितना हो सकता है उस पॉइंट में अगर एक लाइन भी आपको ध्यान में है, एक लाइन भी जानते हैं तो उसके बारे में लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो साथियों ये लोग हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं साथियों कुछ इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं बता दूँ आप सभी को, एक क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा जाएगा, ये है साथियों मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का। साथियों ये जो क्वेश्चन है मेडिकल नर्सिंग सर्जिकल 2 का, कहता है एपेंडाइटिस क्या है। मतलब दोस्तों जो एपेंडाइसिटिस होता क्या है, एपेंडिसाइटिस है क्या, इसके कारण लक्षण निदान जटिलता मेडिकल उपचार सर्जिकल उपचार एवं नर्सिंग देखभाल सभी को लिखना है। तो साथियों चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि एपेंडिसाइटिस है क्या। तो साथियों आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन शॉर्ट में या लॉन्ग में कि एपेंडिसाइटिस है क्या, इसके कारण लक्षण उपचार और दोस्तों जो नर्सिंग देखभाल है इसका दोस्तों सूची बनाइए। तो दोस्तों आपको इससे संबंधित मतलब एपेंडिसाइटिस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको छूटना नहीं चाहिए और नहीं आपको छोड़ के आना है। तो साथियों चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा भी गया है और पूछेगा भी, जो कि दोस्तों मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ही है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं।
तो साथियों हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे कि एपेंडिसाइटिस है क्या। तो दोस्तों जो एपेंडिसाइटिस है, आप लोग जानते हैं कि अपेंडिक्स से ही कहीं ना कहीं एपेंडिसाइटिस बना होगा। तो दोस्तों जो छोटी आंत है एवं बड़ी आंत के संयोजक स्थल पर पाए जाने वाले दोस्तों जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में पर्दा होना एपेंडिसाइटिस कहलाता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे सीधा समझिए कि जो आपके छोटी और बड़ी आंत है उसका जो दोस्तों जोड़ने वाला संयोजक स्थल है, मतलब जो दोस्तों छोटी और बड़ी आंत को जो जोड़ने वाला जगह है, वहाँ पे दोस्तों जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है उसमें दोस्तों पर्दा होना। मतलब दोस्तों पर्दा होने का मतलब होता है कि उसमें सूजन आ जाना, उसमें दोस्तों क्या है मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ जाना, उसमें इफेक्ट हो जाना, उसमें पीप भर जाना या दोस्तों सूजन आ जाना, ये सब पर्दा होता है, इन्फ्लामेशन। तो ही कहता है कि छोटी और बड़ी आंत के दोस्तों संयोजक स्थल पे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के पर्दा में दोस्तों पर्दा होना एपेंडिसाइटिस कहलाता है। तो समझ गए कि एपेंडिसाइटिस है क्या। अब दोस्तों इसका कारण क्या होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। कारण होगा दोस्तों आंत मार्ग में अवरोध, मतलब दोस्तों इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको दोस्तों आंत जो मार्ग है, आंत का जो मार्ग है उसमें अवरोध हो जाएगा, पेट में चोट लग जाएगा, उसके कारण हो सकता है अपेंडिक्स का मुड़ जाना। जो दोस्तों अपेंडिक्स है हमारे बॉडी में उसको दोस्तों क्या होगा, मुड़ जाना। उसके दोस्तों कि बैक्टीरियल वायरस संक्रमण इसका कारण हो सकता है। उसके बाद है बैरियर का सेवन, मतलब दोस्तों जो बेरियम है उसका सेवन हो सकता है या ट्यूमर हो सकता है। तो हम लोग क्या देखें दोस्तों कि जो दोस्तों अपेंडिसाइटिस है उसका कारण होने का है कि आंत मार्ग में अवरोध होना, पेट में चोट लगना, कोई संक्रमण हो सकता है, अपेंडिक्स का मुड़ जाना होगा, पेट में चोट लगना होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या संक्रमण वही है। उसके बाद दोस्तों है बेरियम का सेवन करना हो सकता है या ट्यूमर हो सकता है जो कि अपेंडिसाइटिस का कारण हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। अब दोस्तों इसके लक्षण को हम लोग देखते हैं। लक्षण क्या होगा, तो दोस्तों जो सिम्टम्स है अपेंडिसाइटिस का कि नाभि के चारों ओर दर्द होगा। दोस्तों आपके नाभि के जो चारों ओर का एरिया है उसमें क्या होगा, दर्द होगा। उसके बाद दोस्तों है कि पेट में दाईं तरफ निचले भाग में दर्द होगा। जो दोस्तों आपके राइट लोअर जो एब्डोमिनल एरिया है वहाँ पे क्या होगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा। मतलब जो पेट के दाईं ओर से दाईं तरफ से जो निचला भाग है वहाँ पे दर्द होगा, तब समझिएगा कि अपेंडिसाइटिस होगा। मतलब जो आपका छोटी और बड़ी आंत के जो स्थल है वहाँ पे प्रॉब्लम है। पेट में ऐंठन होगा, तेज एवं उथला श्वास जाएगा, तीव्र ज्वर हो सकता है, भूख नहीं लगेगा, जी मचलेगा, धड़कन तेज हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका लक्षण क्या क्या होगा कि धड़कन तेज हो जाएगा, भूख नहीं लगेगा, जी मचलेगा, तेज और दोस्तों उथला सांस होगा, बुखार लग जाएगा, पेट में ऐंठन होगा, पेट के दाईं तरफ से जो निचला भाग है उसमें दर्द होगा, नाभि के चारों ओर दर्द होगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि सिम्टम्स है एपेंडिसाइटिस का। तो ये यहाँ पे देख लिए। अब दोस्तों इसका डायग्नोसिस, इलाज कैसे इसका संभव है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इतिवृत्ति लेना, मतलब इतिहास लेना, आपके जो बॉडी है उसका इतिहास लिया जाएगा, इतिवृत्त लेना। शारीरिक परीक्षण, आपके जो बॉडी टेस्ट है उसको करके WBC काउंट जो होता है उसको किया जाएगा, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों है स्टूल कल्चर एग्जामिनेशन, मतलब जो आपका दोस्तों जो मल है उसको दोस्तों यहाँ पे परीक्षण किया जाएगा। ब्लड का इन्वेस्टिगेशन, मतलब रक्त परीक्षण होगा। CT स्कैन किया जाएगा। दोस्तों जो इसका निदान है, निदान करने का जो तरीका है CT स्कैन करके हो सकता है। इतिवृत्ति, इतिहास लिया जाएगा, आपके जो भी इलाज है उसका। शारीरिक परीक्षण किया जाएगा, WBC काउंट किया जाएगा, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि पेट में प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादातर लोग इसको अल्ट्रासाउंड कराते हैं। स्टूल कल्चर एग्जामिनेशन होगा, मतलब मल का जो है दोस्तों उसके एग्जाम होगा, और ब्लड का भी जांच होगा। तो ये चीज़ें हैं। अब दोस्तों इसके जो एपेंडिसाइटिस है इसके होने से क्या हो सकता है, इसका जटिलता क्या होगा, भयंकर रूप क्या होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। साथियों अपेंडिक्स का फट जाना, दोस्तों अगर आपके अंदर एपेंडिसाइटिस होगा तो उसके कारण दोस्तों हो सकता है कि आपका जो अपेंडिक्स है वो फट जाएगा। बड़े क्षेत्र में संक्रमण फैल सकता है। जो आपका पेट है दोस्तों वहाँ पे बड़ी भारी मात्रा में बड़ी दूर तक संक्रमण फैल सकता है, ये जटिलता है। बड़ी आंत में प्रदाह हो जाएगा, मतलब दोस्तों जो कोलिटिस कहते हैं, बड़ी आंत में प्रदाह को क्या कहते हैं, कोलिटिस कहते हैं। बड़े क्षेत्र में संक्रमण को क्या कहते हैं, सेप्सिस कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है पेरिटोनियम का पर्दा हो जाएगा, मतलब पेरिटोनिटिस हो जाएगा, पेरिटोनियम का पर्दा होगा। पर्दा मतलब दोस्तों सूजन आ जाना, उसमें पीप भर जाना, यही चीज़ होता है। मृत्यु भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। तो दोस्तों इसका एक जटिलता है, इसका एक खतरनाक ये सब दोस्तों है कि मृत्यु भी हो सकता है। पेरिटोनियम में पर्दा हो जाएगा, बड़ी आंत में पर्दा होगा, बड़े क्षेत्र में संक्रमण का फैल जाना होगा, और अपेंडिक्स जो है उसका फट भी सकता है। किसके कारण, तो अपेंडिसाइटिस में ये सारी चीज़ें हो सकता है, जो कि एक जटिलता है। उसके बाद दोस्तों मेडिकल, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, मेडिकल उपचार क्या है, तो दोस्तों दवाइयाँ का उपचार क्या है, तो पहला एंटीबायोटिक। दोस्तों कोई भी संक्रमण हमारे शरीर में होता है तो उसको क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक दवाइयाँ दिया जाता है। तो दोस्तों कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, कौन सा है, यहाँ पे देखिए सेफोटैक्सिम और एमेकासिमिन और मेट्रिनिडाजोल। दोस्तों जो मेट्रिनिडाजोल है ये काफ़ी प्रचलित है पेट के संक्रमण के लिए, तो ये चीज़ें दिया जाता है, या एमेकासिन भी बहुत प्रचलित है। तो ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं।
दूसरा है दोस्तों एनाल्जेसिक, मतलब दर्द के दवाइयाँ में क्या हो सकता है, ट्रामाडोल, पेट में दर्द होता है तो साथियों ट्रामाडोल दिया जाता है या डाइक्लोफेनिक सोडियम भी दिया जाता है। तीसरा है एंटीपायरेटिक दवाएं। दोस्तों एंटीपायरेटिक दवाएं का जो समूह है पैरासीटामोल है, जो दोस्तों आपके दर्द के साथ साथ भी क्या करता है, आपको सूजन भी कम करता है। तो ये चीज़ें हैं। एंटीपायरेटिक दवाई कौन सा है, पैरासीटामोल है इसमें। चौथा है साथियों एंटासिड दवाएँ, दोस्तों जो एसिड को कम करता है एंटासिड, तो पेंटोप्राजोल है जिसको हम लोग पेंटोप 40 mg कहते हैं, और रेनिटाइडिन 150 mg है जो कि दोस्तों आपके गैस को कम करता है, एसिड को कम करता है शरीर में। उसके बाद है पाँचवा है एंटी एमेटिक दवाएं भी दिया जाता है। दोस्तों जो एंटी एमेटिक्स दवाई है ये भी दिया जाता है। तो आप लोग देख लिए एंटीबायोटिक दवाई में हमें क्या होता है, एनाल्जेसिक दर्द के दवाई भी दिया जाता है, एंटीपायरेटिक दवाई भी दिया जाएगा, एंटासिड भी दिया जाता है और एंटी एमेटिक दवाई भी इसमें दिया जाता है, जो कि दोस्तों मेडिकल उपचार है। अब दोस्तों हम लोग सर्जिकल उपचार इसका देखते हैं। सर्जिकल उपचार में क्या क्या होगा, तो दोस्तों जो सर्जिकल उपचार होता है कहता है अपेंडिक्स का प्रभावी एवं एकमात्र उपचार शल्य क्रिया द्वारा अपेंडिक्स को शरीर से हटाना। दोस्तों जो अपेंडिसाइटिस है इसका प्रभावी और एकमात्र जो शल्य सर्जरी का उपचार है वो होता है कि अपेंडिक्स को ही शरीर से हटा देना, जिससे क्या होगा कि अपेंडोक्टोमी कहते हैं। दोस्तों शरीर से अपेंडिक्स को हटा देना अपेंडेक्टोमी कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अपेंडेक्टोमी क्या होता है 10 नंबर में, अपेंडेक्टोमी है क्या, अपेंडोक्टोमी का उपचार लिखे, नर्सिंग प्रबंध लिखे, तो एक क्वेश्चन एक अलग बनता है। तो यही दोस्तों जानिए सीधा कि शरीर से अपेंडिक्स को अलग कर देना, हटा देना अपेंडेक्टोमी कहलाता है। वर्तमान में लेप्रोस्कोपी अपेंडेक्टोमी की जाती है। दोस्तों वर्तमान में जो है वो लेप्रोस्कोपी के माध्यम से अपेंडेक्टोमी किया जाता है, जो कि निदान होने के 24 से 48 घंटे में की जाती है। दोस्तों जो कि आपके डायग्नोसिस के 24 से 48 घंटे के बाद ये लेप्रोस्कोपी किया जाता है। तो आप लोग समझ गए कि इसका सर्जिकल उपचार मात्र एक प्रभावी है, जो कि दोस्तों अपेंडिक्स को शरीर से हटा देना, जो कि दोस्तों अपेंडिसाइटिस में काम देता है। ये सर्जिकल उपचार है। दोस्तों नर्सिंग प्रबंध इसमें क्या किया जाएगा, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे सीधा समझिए कि अगर एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लिए तो 10 नंबर का एक और क्वेश्चन है अपेंडेक्टोमी है क्या, उसका नर्सिंग प्रबंध लिखे, उपचार लिखे, रोगी को कैसे स्वस्थ रखे, तो आप लोग यहाँ से भी समझ के लिख सकते हैं। तो हम लोग तो देख ही लिए कि अपेंडेक्टोमी है क्या। उसके बाद अब इसका हम लोग प्रबंध देख लेते हैं कि अगर ये होगा सर्जरी तो उसमें नर्सिंग देखभाल कैसे होगा पेशेंट का। तो दोस्तों जो है यहाँ पे चलिए देखते हैं। एक नंबर में सर्जरी के पूर्व 6 घंटे पहले रोगी को कुछ भी खाने नहीं देना चाहिए, अर्थात NPO रखना चाहिए। दोस्तों ये सभी सर्जरी में जो भी पेट का सर्जरी होगा वहाँ पे ये चाहेगा ही कि वो 6 घंटे पूर्व पेशेंट को कुछ नहीं खाने दे और NPO में रखे। रोगी को उदर क्षेत्र से बाल साफ करने चाहिए। दोस्तों जहाँ पे भी ये सर्जरी होगा लेप्रोस्कोपी, अगर उस उदर क्षेत्र में जो भी दोस्तों एब्डोमिनल रीजन है, अगर वहाँ पे दोस्तों हेयर है उसको साफ किया जाएगा। उसके बाद तो रोगी को प्री ऑपरेटिव मेडिसिन दिया जाएगा। जो दोस्तों है पेशेंट को क्या दिया जाएगा, प्री ऑपरेटिव मेडिसिन दिया जाएगा, मतलब इसको पहले तैयार किया जाएगा सर्जरी के लिए। तो वो जो मेडिसिन दिया जाएगा उस समय प्री ऑपरेटिव होता है। तो यही चीज़ है, रोगी से लिखित सहमति ले लिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि होता है सर्जरी में बहुत सारे केस होता है जो कि असफल हो जाता है। तो उस स्थिति में लिखित लिया जाएगा ताकि कुछ ऐसे नहीं होगा, तो उसका रिस्क हमारे पास नहीं है, तो यही लिखित लिया जाता है। पांचवा है कि रोगी की सभी जांच एवं रिकॉर्ड सहित फाइल तैयार किया जाएगा। उसके बाद रोगी को सर्जरी के बाद अगले 6 घंटे तक NPO में रखा जाएगा। दोस्तों सर्जरी के पहले भी 6 घंटे और सर्जरी के बाद भी 6 घंटे NPO में रखना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। सातवां साथियों यहाँ पे देखिए कि रोगी को सर्जिकल साइट की नियमित जो है स्टरलाइज ड्रेसिंग करनी चाहिए। जो दोस्तों जहाँ पे जिस जगह पे ड्रेसिंग हुआ है, सर्जरी हुआ है, वहाँ पे नियमित ड्रेसिंग होगा। 8वां यदि सर्जिकल साइट पर ड्रेन जो दोस्तों कैथेटर लगा हो तो उसमें आने वाले पदार्थ का रंग एवं मात्रा नोट करनी चाहिए। दोस्तों जो जहाँ सर्जरी हुआ है वहाँ पर अगर कैथेटर लगा है तो वहाँ पर जो भी दोस्तों पस आ रहा है, जो भी पदार्थ आ रहा है, तो उसको दोस्तों जो भी चीज़ें हैं उसको दोस्तों नोट करते रहना चाहिए कि किस प्रकार से वो नोटिफाई कर रहा है हमें। 9वां है कि रोगी को साइड लाइंग पोजीशन दी जानी चाहिए। दोस्तों जो रोगी है उसको साइड से दोस्तों क्या करना चाहिए, साइड लाइंग पोजीशन देना चाहिए, मतलब करवट लिटाकर उसे पोजीशन में रखना चाहिए। 10वां है अपेंडिसाइटिस के मामले में रोगी को लैक्सेटिव या एनीमा से बचाना चाहिए अथवा अपेंडिक्स जो है रैप्चर हो सकती है। दोस्तों जो अपेंडिसाइटिस मामला होता है उस स्थिति में लैक्सेटिव या एनीमा देने से पेशेंट को बचाना चाहिए, नहीं तो दोस्तों अपेंडिक्स रैप्चर हो सकता है। तो ये चीज़ें होता है जो कि एक सर्जरी के थ्रू जो कि दोस्तों अपेंडेक्टोमी किया जाता है, तो उसमें नर्सिंग का देखभाल ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का बहुत ही दोस्तों यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या उसको हम लोग पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग भी कहते हैं। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जल शीर्ष है क्या, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जल शीर्ष है क्या, जल शीर्ष चिकित्सा का लक्षण, निदान, उपचार व शल्य क्रिया की प्री एवं पोस्ट नर्सिंग देखभाल लिखे। दोस्तों मतलब प्री मतलब अगर शल्य क्रिया होता है जल शीर्ष में तो उसमें जो सर्जिकल चीज़ें हैं सर्जरी होने से पहले और सर्जरी होने के बाद जो नर्स का देखभाल होगा वो कैसे होगा उसको लिखना है। और जल शीर्ष है क्या, चलिए देखते हैं।
साथियों जल शीर्ष है मतलब हाइड्रोसेफेलस, या दोस्तों जो हाइड्रोसेफेलस है इसका हिंदी इंग्लिश है, इसका शाब्दिक अर्थ है मस्तिष्क में पानी भर जाना। सिरे स्पाइन द्रव के उत्पादन व अवशोषण में असंतुलन परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में असमान रूप से CSF के इकट्ठा होने को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। इसमें नवजात का सिर असमान रूप से बड़ा दिखाई देता है। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि जल शीर्ष है क्या। जल शीर्ष एक का शाब्दिक अर्थ है कि मस्तिष्क में पानी भर जाना। अब दोस्तों मस्तिष्क में पानी भर जाएगा तो होगा क्या, आप लोग जानते ही हैं कि जो सेरेब्रम का स्पाइनल है दोस्तों वो द्रव के CFC जो CFC है दोस्तों जो CSF है वो दोस्तों क्या होगा, वो वहाँ पे अवशोषण नहीं कर पाएगा, असंतुलन हो जाएगा। मतलब जो हमारा दोस्तों सेरेब्रो स्पाइन है जो कि हमारे जो मस्तिष्क में जो भी ब्लड या जो भी द्रव है उसको अवशोषण करता है वो सही से उत्पादन नहीं कर पाएगा और नहीं अवशोषण कर पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप होगा क्या कि हमारे मस्तिष्क में CSF का उत्पादन अत्यधिक हो जाएगा, इकट्ठा अत्यधिक हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जल शीर्ष हो जाएगा। मतलब मस्तिष्क में जल इकट्ठा हो जाएगा, जल भर जाएगा, पानी भर जाएगा और ये दोस्तों होगा क्या कि नवजात का सिर सामान्य से बड़ा दिखाई देने लगता है। तो ये चीज़ें हो गया। अब दोस्तों इसका लक्षण क्या हो जाता है, जल शीर्ष का लक्षण है क्या। तो साथियों जल शीर्ष का लक्षण होता है कि वक्ष के अनुपात में सिर का बड़ा होना। दोस्तों जो वक्ष होता है उसके अनुपात में सिर जो है वो बड़ा हो जाएगा। सीवन रेखा जो स्ट्रेचर है दूर दूर होना, जो दोस्तों मस्तिष्क का जो सीवन रेखाएं हैं वो दूर दूर हो जाएगा। उसके बाद है कपाल पर सिराएं उभरी हुई दिखाई देना, जो दोस्तों कपाल पर जो सिरा है जो भेन होगा वो उभरी हुई दिखाई देगा। उसके बाद है उभरा हुआ अग्र फोंटेनल्स, जी हाँ दोस्तों जो मस्तिष्क का आगे वाला भाग है वो उभरा हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि दोस्तों उसके सर में मस्तिष्क में पानी भरा है, जो कि ये बच्चे में शरीर में होता है, बच्चे के मस्तिष्क में होता है, जहाँ पे जो मस्तिष्क में पानी भर जाता है, जिसमें सामान से बड़ा दिखाई देता है मस्तिष्क, जिसमें सीमन रेखाएं दूर दूर होगा, कपाल का जो सिरा है उभरी हुई दिखाई देगा, उभरा हुआ अगर फ्रंटल हो जाएगा, वक्ष के अनुपात में सिर बड़ा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं साथियों। यहाँ पे आराम से आप लोग देख सकते हैं ये नॉर्मल वेंट्रिकल है और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है दोस्तों इनरालमेंज वेंट्रिकल, जो दोस्तों ये नॉर्मल है और ये है दोस्तों इनरालमेंज वेंट्रिकल। देख सकते हैं कि ये जो दोस्तों है यहाँ पे पानी भर के से क्या बड़ा है, जबकि ये दोस्तों नॉर्मल है, छोटा है। यहाँ पे आराम से देख सकते हैं ये जो दोस्तों है, देख सकते हैं भेन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, दूर दूर है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि इफेक्ट है यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सारे चीज़ें हैं आप लोग देख लिए, और साथ में देखिए जो ए अगर फ्रंटल है दोस्तों ये क्या है, बाहर है, जबकि ये यहाँ पे है। तो देख सकते हैं, तो यही चीज़ें हैं, अंतर है। अब चलिए हम लोग इसको दोस्तों देखते हैं। जो दोस्तों है सिर का आघात परीक्षण करते हुए तो फूटे मटके जैसी ध्वनि उत्पन्न होगा। दोस्तों सिर का जो परीक्षण किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि फूटे मटका जब हम उस पर ठोकते हैं दोस्तों फूटे हुए मटके को, तो जैसा आवाज़ देगा, आंखों में परितारिका नीचे की तरफ तथा दृढ़ पटल ऊपर दिखाई देगा, जो है आंखें नीचे झुकी हुई लगती है तथा बालक ऊपर की ओर देख नहीं पाता है। दोस्तों जिसके सर में अगर पानी हो जाएगा तो उसका जो आँख है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, दृष्टि पटल नीचे होगा और बच्चा ऊपर की तरफ नहीं देख पाता है इस स्थिति में। उसके बाद है इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है बढ़ने से उल्टी, ऐंठन एवं भेंगापन होने लगता है। दोस्तों जो आपका यहाँ पे जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको बढ़ने से, पानी भर जाने से इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको बढ़ जाने से उल्टी होने लगता है, ऐंठन होने लगता है। तो ये चीज़ें हैं। तीखी आवाज़ में रोना, मतलब तीखी आवाज़ में रोना आएगा जैसे उसे दर्द हो रहा हो। बालक का दूध पान ठीक से ना कर पाना, दोस्तों उसके अंदर पीला हो जाएगा तो क्या होगा, वो सारे चीज़ें उसका प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन में पानी होना मतलब सभी क्रिया से प्रभावित होना। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है कि मानसिक के विकार एवं अस्पाटिक पक्षाघात। दोस्तों पक्षाघात में होता क्या है कि आपका शरीर का कोई भी अंग क्या होगा, काम करना बंद कर देगा या मानसिक रूप से भी वो प्रॉब्लम होने लगेगा। तो यही चीज़ें होता है। वो कम नाड़ी व श्वसन दर, दोस्तों इस चीज़ में जो दोस्तों जल शीर्ष होता है, जो हाइड्रोसेफेलस होता है, इसमें नाड़ी जो है कम पड़ जाएगा और श्वसन दर भी, रिस्पायरेशन रेट भी कम जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि ये आपका लक्षण दिखाई देगा इसमें, किसमें, ये सारे दोस्तों चिकित्सीय लक्षण है जो कि आपके ये जल शीर्ष में दिखाई देता है। क्या क्या दिखाई देता है, तीखी आवाज़ आएगा, इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है उसके बढ़ने से उल्टी होगा, ऐंठन होगा, बालक जो है दूध पान ठीक से नहीं कर पाएगा, मानसिक विकार हो जाएगा या पक्षघात होगा, कम नाड़ी या कम श्वसन दर होगा। तो ये जो है आँख है दोस्तों नीचे की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं देख पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि लक्षण है। अब दोस्तों जल शीर्ष है हाइड्रोसेफेलस का डायग्नोसिस क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जो डायग्नोसिस है, इलाज है, कहता है सिर का परिमाप लिया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा, CT स्कैन करवाया जाएगा और वेंट्राकुलरोग्राफी होगा। दोस्तों जो इसका निदान होगा दोस्तों सिर का परिमाप से लिया जाएगा, एक्सरे से होगा, CT स्कैन करवा के और वेंट्रिकुलरोग्राफी करवा के इसका निदान किया जाएगा। तो आप लोग समझ गए कि जल शीर्ष में CT स्कैन होगा, एक्सरे होगा, वेंट्राकुलरोग्राफी होगा और सिर का परिमाप लिया जाएगा। तो ये डायग्नोसिस देख लिए। अब दोस्तों इसका उपचार क्या है, निदान देखिए तो इसका उपचार क्या है। तो दोस्तों इसका जो उपचार है, इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए दवाइयाँ जैसे दोस्तों मैनिटोल और फ्रूसामाइड दिया जाता है। दोस्तों जो उपचार है, ट्रीटमेंट है, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है जिसके दोस्तों बढ़ने से क्या होता है, वोमिटिंग और दोस्तों ऐंठन होता है, जो कि हम लोग ऊपर देखे हैं लक्षण में।
तो ये जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है दोस्तों, इसके कम करने के लिए दवाइयाँ दिया जाएगा। कौन सा दवाई? मोनिटोल, मैनिटोल और फ्रूसामाइड। उसके बाद दूसरा है सर्जरी किया जाएगा, जैसे वेंट्रिकुलरोग्राफी या दोस्तों कोराइड प्लेक्सोटोमी। मतलब आप याद रखिए कि इसके उपचार में इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए दवाई दिया जाएगा। कौन कौन? मैनिटोल और फ्रूसामाइड सर्जरी के माध्यम से होगा, तो उसमें दोस्तों वेंट्रिकुलरोस्टोमी, मतलब जो दोस्तों वेंट्रिकुलोस्टोमी है उसके थ्रू सर्जरी होगा, या दोस्तों कोराइड प्लेक्सोटोमी होगा। उसके बाद है लंबर पंक्चुअर दोस्तों द्वारा CSF का निकासी किया जाएगा। दोस्तों जो लंबर पंक्चुअर है उसके CSF का निकासी उसके द्वारा किया जाएगा। चौथा है संटिंग दोस्तों, चौथा है संटिंग के माध्यम से इसका उपचार किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान दे दिए कि जो हाइड्रोसेफलस है, मतलब दोस्तों जो जल शीर्षक है, या इसी को दोस्तों हम लोग जल शीर्षक जो कहते हैं, मतलब इसमें जो उपचार होगा कि इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर उसको कम करने के लिए मैनिटोल या फ्रूसामाइड दवाई दिया जाएगा। दूसरा सर्जरी से होगा, तो सर्जरी में जैसे होता है कि वेंट्रिकुलरोस्टोमी या कोराइड प्लेक्सोटोमी होगा। तीसरा है लंबर पंक्चुअर के द्वारा CSF जो द्रव होगा भरा हुआ उसको निकाला जाएगा, या संटिंग कराया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब हमसे पूछा गया था, सारा चीज़ें देख लिए, निदान लक्षण सब चीज़ देख लिए। तो अब हमसे पूछा गया था प्री ऑपरेटिव नर्सिंग और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग को भी दिखाना है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं प्री ऑपरेटिव को। पहले दोस्तों बढ़े हुए ICF मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर चिन्हों का आकलन करना। मतलब आपके जो ब्रेन है वहाँ पे दोस्तों जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसके बढ़े हुए को आकलन किया जाएगा। सिर की परिधि लिया जाएगा, धीमा श्वसन होगा, व्यवहार में परिवर्तन, सीवन रेखाएँ का आकार जो है, खिंचाव में, सिर दर्द, ये सब जो दोस्तों है वो IACP में होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर में होगा। क्या होगा? सिर का जो परिधि है मतलब सिर बड़ा हो जाएगा, धीमा श्वसन हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन आएगा, सीवन रेखाएं का आकार में खिंचाव आएगा और सिर दर्द होगा। तो ये ICP में आकलन किया जाएगा इस चीज़ों का। दूसरा है दोस्तों ICP मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर। उसके बाद दोस्तों दूसरा है कि बालक के जैविक चिन्हों को चेक व नोट करेंगे। जैविक चिन्ह क्या होता है? विटल साइंस क्या होता है पता है? ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेशन, पल्स रेट, ये सब जो होता है वो जैविक चिन्ह होता है। तीसरा है बच्चे की त्वचा एवं त्वचा के सलवटों की विशेष देखभाल करें, त्वचा को स्वच्छ व सूक्ष्म रखकर संक्रमण से बचाएं। दोस्तों ये सब प्री मैनेजमेंट है जो कि नर्सिंग के द्वारा किया जाएगा। मतलब बच्चा को दोस्तों ये जो है ये पहले किया जाएगा, अगर जिसमें चिन्ह ऐसा दिखाई देगा कि बच्चा जल शीर्ष से परेशान होने वाला है या इसमें लक्षण दिखाई दिया है तो वो शुरू कर देगा ये चीज़ें। और वो चीज़ें है जो कि इलाज के बाद होगा, पोस्ट जो कि अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, जो पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर है नर्सिंग केयर, वो उसमें बाद में इलाज के बाद होता है। ये हम लोग प्री ऑपरेटिव केयर देख रहे हैं। चौथा है साथियों कि बच्चे को जो उठाते समय गर्दन, कंधे, सिर को सहारा दे। बालक को पर्याप्त पोषक आहार थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे, बिठाकर खिलाएं। बालक की व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें। प्रत्येक 2 घंटे बालक की स्थिति बदले। निरंतर स्थिति बदलने से बालक को बेड सोर व हाइपोस्टैटिक निमोनिया से बचाया जा सकता है। दोस्तों अगर बालक को आप एक ही स्थिति में छोड़ देंगे तो बेड सोर मतलब बिस्तरी घाव हो सकता है या हाइपोस्टैटिक निमोनिया हो सकता है, तो इसलिए 2 घंटे पर स्थिति बदलते रहें। 8वां है बालक की जाँच, निदान, दैनिक देखभाल के लिए पालकों को सम्मिलित करें। दोस्तों जो पालक होता है वो काफ़ी मात्रा में आयरन देता है और वो दिमाग के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। तो ही कहता है कि बालक के जांच, निदान व दैनिक देखभाल के लिए पालकों का सम्मिलित करें। मतलब दोस्तों जो पालक है उनको जो पालन करने वाला है, जो दोस्तों सॉरी यहाँ पे वो वाला आयरन नहीं होगा, वो वाला पालक नहीं होगा, मतलब जो पालन पोषण बच्चा के करता हो उनको सम्मिलित किया जाएगा, उनके जांच, निदान और जो नैदानिक देखभाल है उसमें। 9वां है दोस्तों जो बालक है, बालक के परिजनों को मनोवैज्ञानिक सहारा दिया जाएगा। मनोवैज्ञानिक सहारा ये दिया जाएगा कि उनको सांत्वना दिया जाएगा कि आपका बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा, थोड़ा सा कष्ट है, मतलब दिमागी रूप से भी उनको उत्साहित किया जाएगा ताकि वो डिमोटिवेट ना हो। तो ये चीज़ें हैं। अब साथियों इनके शल्य चिकित्सा के पश्चात मतलब अब हम लोग देखने वाले हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग। वो तो हम लोग पहले चीज़ देखे हैं कि ये अगर पेशेंट जो बच्चा में दिखाई देता है, बच्चा अगर उससे ग्रसित है तो वो चीज़ें हैं। अब ये शल्य प्रक्रिया दोस्तों, जब शल्य प्रक्रिया जब अगर मान के इलाज कराएगा कोई तो सर्जिकल प्रोसेस से अगर करवाएगा तो उसके बाद कैसे नर्सिंग देखभाल करेगी बच्चे को, तो अब हम लोग देखना है। वो था दोस्तों सर्जिकल से पहले, मतलब सर्जिकल से पहले होगा और ये सर्जिकल के बाद का ट्रीटमेंट केयर है। तो दोस्तों जब तक कि बालक को होश ना आए प्रत्येक 30 मिनट तक जैविक चिन्हों को मापन करें। दोस्तों जब ये सर्जरी हो जाएगा, ये दोस्तों जो हम लोग अभी देखे हैं इसमें दोस्तों सर्जरी के माध्यम से अगर होगा, जो कि हम लोग अभी देखें ऊपर में कौन से सर्जरी होता है, तो वो अगर सर्जरी दोस्तों होता है तो सर्जरी होने के 30 मिनट के बाद तक दोस्तों जब तक बच्चा होश में नहीं आता है जैविक चिन्ह देखते रहेंगे। दूसरा है बालक का शरीर का तापमान का ख्याल रखेंगे। तीसरा है श्वसन मार्ग अवरुद्ध बनाए रखें एवं म्यूकस श्वासों को, स्रावों को हटाए, मतलब जो दोस्तों म्यूकस निकलता है सर्जरी से उसको हटाए और जो श्वास है उसको अनअवरुद्ध बनाए, मतलब श्वास को खुला रखे मार्ग को। चौथा है बढ़े हुए अंतःकपालीय दबाव व संट का उचित कार्य प्रणाली पर निगरानी रखें। अगर दोस्तों बढ़ा हुआ अंतःकपालीय जो दबाव है हम लोग ऊपर में देखे हैं कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, उसको दोस्तों कार्य प्रणाली के निगरानी पर निगरानी रखें। 5वां है यदि दोस्तों इंट्राक्रेनियल प्रेशर में वृद्धि हो तो संट की निरंतरता कंटिन्यूटी को जाँचें या इसके वाल्व को सही कार्य करने की जाँच वाल्व को दबाकर कर सकते हैं। दोस्तों
दबाकर करते हैं। दोस्तों एक टेक्निक होता है जो शंट किया जाता है, उसमें कहता है कि अगर आईसीपी में वृद्धि हो तो दोस्तों इसके वाल्वों को जो दोस्तों शंट है इसके निरंतरता जांचें और इसका जो भी वाल्व है दोस्तों उसका जांच करते रहें और ज़रूरत पड़ने पर अगर कार सही से दोस्तों जांच वाल्व है जो दबाकर इसको हम लोग आईसीपी को वृद्धि से रोकेंगे। छठा है बालक को इस प्रकार लिटाएं कि शंट वाल्व पर दबाव न पड़े। दोस्तों जो शंट वाल्व होता है उस पर दबाव न पड़े, इस प्रकार से बच्चे को लिटाएं। सातवां है वाल्व को शंट के विपरीत करवट से लिटाएं, उल्टी होने से पेट बल लिटाएं, उल्टी होने पर पेट के बल लिटाएं तथा बाल्व पर दबाव न पड़ने दें। दोस्तों जो बाल्व होता है उस पर दोस्तों किसी भी तरीक़ा से दबाव न पड़ने दें। अगर बच्चा में वोमिटिंग हो रहा है, उल्टी हो रहा है तो पेट के बल लिपटा दें और अगर बालक को शंट के विपरीत करवट लिटाना चाहिए, मतलब किसी भी तरीक़ा से शंट पे दबाव नहीं पड़ना चाहिए। आठवां साथियों शंट से सीएसएफ की निकासी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकता अनुसार व निर्देशानुसार इसे पंप करें। यदि कोई जटिलताओं हो तो चिकित्सक को सूचित करें। दोस्तों जो शंट लगा होगा उसमें दोस्तों होगा क्या कि सीएसएफ जो द्रव होगा उसको अगर निकासी का जो दोस्तों सुनिश्चित करने का है उसको आवश्यकता अनुसार या जो चिकित्सक निर्देश दिए हैं उसके अनुसार पंप करें। यदि कोई दोस्तों गंभीर प्रॉब्लम हो तो उसके लिए चिकित्सक को डॉक्टर को तुरंत सूचित करें। तो यही चीज़ें हैं, मतलब दोस्तों जो शल्य क्रिया है इसके बाद सारा खेल जो है दोस्तों वो शंट का होता है, क्योंकि शंट एक टेक्निक है दोस्तों जिसके थ्रू ये सारे शल्य क्रिया को किया जाता है और ये लगाया जाता है जहाँ पे दोस्तों सर्जरी को जहाँ से म्यूकस निकलता है आईसीपी जो ब्रेन में होता है वहाँ पे शंट को इस्तेमाल किया जाता है। नौवां है साथियों संक्रमण के लक्षण दिखने पर डॉक्टर के अनुसार जो है एंटीबायोटिक दवा दें। त्वचा एवं मुख आरोग्य का ध्यान दें। 11 है पर्याप्त पोषक एवं संतुलित आहार थोड़ी थोड़ी मात्रा में तथा धीरे धीरे देना चाहिए। 12 है बालक को शांत स्वच्छ आरामदायक वातावरण प्रदान करना चाहिए। निर्देशित हल्के दर्द निवारक एनाल्जेसिक औषधियाँ देना चाहिए। शामक व मादक औषधियाँ नहीं दी जाती है। दोस्तों इसमें एनाल्जेसिक दवाएँ जो दोस्तों होता है एनाल्जेसिक दवाएं हैं जो दोस्तों शामक व मादक औषधियाँ इसमें नहीं दिया जाता है। 13 है दोस्तों कि बालक की देखभाल में माता पिता की सहायता ले। दोस्तों बालक किस प्रकार से क्या पसंद करता है, कैसे रहता है, इसके देख रेख में माता पिता का दोस्तों सहायता लेना चाहिए। तो ये दोस्तों हम लोग आज 4 प्रश्न देखे हैं। जो लोग दोस्तों इंपॉर्टेंट समझेंगे वो लोग जरूर वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को, अगर समझ लेंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा से लिख पाएंगे। हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ देखे हैं, पोस्ट जो दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिव नर्स जो है पोस्ट ऑपरेटिव नर्स केयर जो कि जल शीर्ष में हम लोग देखे हैं हाइड्रोसेफलस में। उसमें क्या है कि जब तक बच्चा दोस्तों मतलब सर्जरी के बाद जब तक बच्चा होश में ना आए 30 मिनट पर उसके विटल साइंस को चेक करते रहे, बालक के शरीर के तापमान को चेक करें, श्वसन मार्ग को देखते रहे, हमेशा म्यूकस जहाँ से स्राव होता है उसको हटाते रहें, बढ़े हुए अंतः कपालीय जो इंट्रा क्रेनियल जो प्रेशर है उसको दोस्तों उचित कार्य प्रणाली कर रहा है सही से कि नहीं कर रहा है उस पर ध्यान रखें। जो बढ़े हुए जो आईसीपी में अगर वृद्धि है तो शंट का उपयोग करके उस पर जो बाल्व है उसको दबा कर दोस्तों हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, सही से कार्य करवा सकते हैं। छठा है कि बालक को इस प्रकार लिटाएं कि बालक में दोस्तों जो शंट लगा है उस पर दबाव ना पड़े। बालक को शंट के विपरीत लिटाएं। अगर उल्टी है तो उल्टी के करवट लिटाएं। अगर उल्टी होने पर पेट के बल लिटाना चाहिए, बाल पर दबाव नहीं पड़ने देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों है कि शंट से सीएसएफ की निकासी सुनिश्चित करना। शंट से जो दोस्तों लगा है शंट वहाँ से जो दोस्तों द्रव का निकासी है, द्रव मतलब सीएसएफ का जो दोस्तों निकासी है, इसको सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार इसे पंप करें। यदि कोई जटिलता हो तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करें। 9वां है कि संक्रमण के लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर के अनुसार उसे एंटीबायोटिक दें। त्वचा व मुख जो आरोग्य है उस पर ध्यान दें। पर्याप्त पोषण एवं संतुलित आहार दें। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मात्रा में बालक को शांत स्वच्छ और आरामदायक स्थिति प्रदान करें। निर्देशित हल्के दर्द निवारक दवाइयाँ दे सकते हैं लेकिन शामक व मादक औषधियाँ नहीं दे सकते हैं। 13 है कि बालक की देखभाल में माता पिता का सहायता लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर जो कि जल शीर्ष से हुए बच्चों में किया जाता है, देख रेख किया जाता है इस प्रकार से। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो लंबा हो चुका है, तब तक मिलते हैं अधिक जानकारी के साथ साथियों अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक दोस्तों आप ये 4 प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से रियलाइज कर लीजिए ताकि दिमाग से बाहर ना जाए। वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो में पासवर्ड डाउनलोड वीडियो में पासवर्ड लगा है, आप लोग PDF लेने के लिए पासवर्ड 4 अंक का देख लेंगे तो कलेक्ट करके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।